दोस्तों, आज पेश है केशव पंडित और नरकंकाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। धर्म समाज कॉलेज के छात्र छात्राएं एक ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ी इलाके के मोहिनीपुर गांव जा रहे थे। उस ग्रुप के छात्र छात्राएं के अलावा विशेष तौर पर आमंत्रित केशव पंडित, उसकी बीवी बहन सैलानी भी बैठी थी। तभी बस अभी मोहिनीपुर से दूर थी कि अचानक क्या हुआ। ड्राइवर आवाज़ कैसी हुई? अरे, इसके तो टायर सारे टायर पंचर हो गए हैं। घोर आश्चर्य, ऐसा कैसे हो गया? ड्राइवर के साथ बाकी भी सभी आश्चर्य थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था एक साथ सारे टायर पंचर कैसे हो गए। तभी बस अब आगे नहीं जा सकती साहब, अब आप गांव पैदल जाने पड़ेगा। ओनो, पैदल? बाप रे, इतनी दूर पैदल चलने से मेरा दम निकल जाएगा। तब तो बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम हम तुम्हारे माता पिता में शादी का खर्च होने वाला पैसा तो बच जाएगा। हाँ हाँ। तभी उन्हें दूर से बैलगाड़ी आती दिखाई। वह देखो, सामने बैलगाड़ी आ रही है। क्यों ना उस गाड़ी से तुम गांव तक सफ़र पूरा किया जाए। ख्याल बुरा नहीं है, पहले बस में सफ़र, अब बैलगाड़ी में, वाह क्या संयोग है। और थोड़ा आगे जाने पर अरे, यह गाड़ी वाला काले कंबल में भूत सा दिखाई मालूम पड़ता है। ज़रा संभल कर बैठना, कहीं यह भी पंचर ना हो जाए। ए भाई साहब, क्या हम लोगों को मोहिनीपुर गांव छोड़ दोगे? बस खराब हो गई है। छोड़ देंगे साहब, आइए, रास्ते में हमारा हमसे कोई सवाल न करे। कैसे पंडित भैया, तुमने गौर किया कि वह गाड़ी वाला बोलता तो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। आहिस्ता बोलो सलानी, वरना वह सुन लेगा। तभी क्या बात है साहब? कोई बात नहीं, गाड़ी वाला और जैसे ही सब बैठे, हुआ हु, यह पिकनिक का असली मज़ा तुम बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा है। मुझे मुझे यदि इस वक्त गर्मा गर्म चाय का प्याला मिल जाता तो जिंदगी असली का मज़ा आता ज़िंदगी का। इस तरह आपस में हंसी मजाक करते हुए आखिर मोहिनीपुर गांव पहुंचे। शुक्रिया गाड़ीवान, तुमने मुसी वक्त की हमारी मदद की है। अपना मेहनताना धन्यवाद प्रोफेसर साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने गांव पहुंचने के लिए कहा, हमने पहुंचा दिया, जा दीजिए। कहकर जैसे ही गाड़ीवान ने बैलों को आंख लगाई, ठहरो भाई, माफ़ करना भाई, जैसे आप जैसे नेक इंसान को हम दर्शन करना चाहते हैं ताकि भविष्य में मुलाकात होने पर पहचान ले। मेरी आवाज़ से ही पहचान लेना केशव भाई पंडित। केशव पंडित ने गाड़ीवान का मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया और न जाने क्या सोचकर उसने गाड़ीवान का कंबल खींचा। अगले ही पल, ओह, यह तो काली कंबल है। ओह, कौन था? भूत, भूत बचाओ! सभी चीखते हुए गाँव वाले लोग उधर आ गए। क्या बात है हुआ साहब? अजीब बात है भैया, हम जिस गाड़ी में बैठकर यहाँ आए थे उसका गाड़ीवान अभी तक हमसे बातें कर रहा था, लेकिन हाल में एक गायब हो गया। पता नहीं कहाँ क्या बला थी। तभी गांव का प्रधान वहाँ पहुँचा। क्या बात है मुंशी, भीड़ क्यों लगा रखी है? ये शहर के बाबू हैं सुरेंद्र भूतिया, गाड़ी में बैठा है। प्रधान जी सुरेंद्र को गायब पाकर हैरान है। प्रोफेसर साहब, आपके यहाँ आने में इतनी रात कैसे हो गई? चलिए आपको आपकी हवेली दिखा दूँ जिसमें आपके ठहरने का प्रबंध किया है। शुक्रिया प्रधान जी। और सब लोग प्रधान के साथ गांव की हवेली के करीब पहुंचे। यह हवेली भूतवा सी लग रही है। कैसे भैया, पुरानी हवेली देखने में अक्सर भूतों का डेरा लगती है सलानी। वैसे यह हवेली किसी है प्रधान जी? यह सुरेंद्र पाल की है, जिससे भूतिया गाड़ी में बैठकर आप यहाँ आए हैं। फिर जैसे ही प्रधान ने आगे बढ़कर हवेली का दरवाज़ा खोला, एकाएक प्रकाश से जगमग उठी। वहीं यह रोशनी कहाँ से आई प्रधान जी? बड़ी विचित्र हवेली है प्रोफेसर साहब। रात को जैसे ही हवेली का मुख्य द्वार खोला जाता है, यह अपने आप रोशनी से जगमगा उठती है। हम बरसों से यही देखते आ रहे हैं। बड़ी शानदार हवेली है। लगता है सुरेंद्र पाल काफ़ी रईस आदमी था। हाँ, पहासू गांव का जमींदार था। एक दिन अचानक गांव में ऐसे गया कि लौट कर कभी नहीं आया।
और फिर कमरे में पहुंचकर प्रधान जी ने पीछे खिड़की खोली। अरे अब हवा के हिसाब से यह हवेली काफ़ी अच्छी है। पास की तरफ पानी का झरना बहता है रहता है। लोग अक्सर थके आ रहे हैं, आए आराम कर लीजिए। शुक्रिया प्रधान जी। और प्रधान जी के जाने के बाद अपने मनों पर छाए भय के काबू में मिलाने के छात्र गाने बजाने की महफिल जमा दी। केशव पंडित दोनों वार्डन सोने के लिए ऊपर कमरे में चले गए। सारे गम ता दिन 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 ता। तभी सुनिए प्रधान जी, आप मैं यह कहने आया था, आज गांव के किसी की मृत्यु हो गई, इसलिए गाना बजाना बंद कर दीजिए। पर आप अंदर कैसे आए? दरवाजे से। दरवाज़ा तो वो सुधीर बंद करके आया था। आपको गलतफहमी हुई है। दरवाजे की कुंडी अब भी खुली है और देख लीजिए। लेकिन कुंडी तो स्वयं बंद करी थी, खुल कैसे गई? और जैसे अगले पल भयानक आकांक्षा है, सभी के मुंह से चीख निकली, बचाओ। और आवाज़ सुनकर, अरे यह छात्र की आवाज़ें लगती है। हाँ, उन्हीं की है। आओ चलकर देखते हैं क्या वजह है। नीचे पहुंचकर, क्या हुआ सुधीर? सर वह देखिए भूत। नमस्ते प्रोफेसर साहब जी, आप समझाइए न बच्चों को, न जाने क्या क्या भूत समझ रहे हैं। आज सुबह एक जरूरी काम से गांव चला गया था, अभी लौटा तो गांव वालों को पता चला कि आप लोग आ गए हैं, इसलिए खैर खबर लेने यहाँ चला आया। तो फिर वह कौन था जिसने हवेली तक पहुँचा गया? ज़रूर सुरेंद्र रहा होगा, जो अपनी हवेली में आपको ठहरा गया। मैंने तो आपके ठहरने का प्रबंध स्कूल में किया था। आप लोग भी कहाँ जाकर फंस गए? भूतिया हवेली में। इससे पहले आप किसी परेशानी में पड़े, निकल चलिए, आपको लेने आया हूँ। शुक्रिया प्रधान जी, हम इस हवेली में ही ठहरेंगे, देखेंगे तो सही क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, मैं सुबह आऊँगा, कहकर प्रधान जी वहाँ से चले गए। यह अपने यहाँ क्या क्या कैसे भैया? प्रधान जी, आपने क्यों जाने दिया? हमें उसके स्कूल में चले जाना चाहिए था, वहाँ यहाँ तो बड़ा डर लग रहा है। डर कैसा? मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मुझे इन भूत प्रेतों से नहीं डरता। तुम्हारी बात और है केशव भैया, तुम भूतों के भूत हो। और जब प्रधान जी चले गए तो ऐसे करो केशव भैया, तुम हमारे कमरे में सो जाओ। नहीं केशव भैया, हमारे कमरे में सोएंगे। तुम लोग आपस में लड़ो नहीं, अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं रात भर जाग कर हवेली पे पहरा दूंगा। केशव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर सारे छात्र छात्रा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। केशव जाकर उसे हवेली में पहरा देने लगा। रात्रि के 2 बजे आए, इतनी रात गए, यह कौन हवेली से बाहर जा रहा, पता लगाता हूँ कौन है। केशव पंडित जब दरवाजे पर आया तो साया हवेली के बाहर जा चुका था। केशव ने उसका पीछा करने लगा और पीछा करता हुआ एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा। अचानक, मेरा पीछा करने तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ केशव पंडित, भलाई इसी में है, तुम वापस लौट जाओ। जरूर लौट जाऊंगा, पर तुम्हारी असलियत जानने बिना। तुम कौन हो? मेरा परिचय पाकर तुम कहीं डर गए नहीं जाओगे केशव पंडित? डर तो केशव पंडित से कैसे दूर रहता है। बस बताओ तुम कौन हो। उसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी पूरी कहानी जानने के बाद मेरी इच्छा पूरी करोगे, जिसके लिए मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। तुम्हारी इच्छा अगर जायज़ हुई तो मैं अवश्य पूरी करूंगा। तुम्हें कहानी सुनाओ। सुनो केशव पंडित, मेरा नाम सुरेंद्र सोलंकी है। मैं पड़ासू गांव का जमींदार नरेंद्र सोलंकी का छोटे बेटा भाई हूँ। परिवार के सिर्फ हम 2 भाई थे। मेरे बड़े भाई नरेंद्र की 1 वर्ष पहले शादी हो चुकी थी। घर में खुशियाँ भरा था। अचानक एक दिन हमारी खुशियों पर कहर बनकर टूटा। अरे यह क्या हुआ? दाई माँ तुम बोलती क्यों नहीं? मुझे अफसोस है ठाकुर साहब, सिर्फ बच्चे को बचा सकी, उसकी माँ को नहीं। और एकाएक अपने भाई की चीख सुनकर वह दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। अरे भैया क्या हुआ? अच्छा, सब कुछ खत्म हो गया सुरेंद्र, तेरी भाभी हमें छोड़कर चली गई। पत्नी
का एकाएक मरने से नरेंद्र गम बर्दाश्त नहीं कर सका और पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़ा। मुझे अब झुककर देखा तो उनकी हृदय गति रुक चुकी थी और उनकी मृत्यु के साथ दोनों चिताएं जलानी पड़ी, एक भाई और दूसरी भाभी की। भैया भाभी के मर जाने के बाद मुझे सारी हवेली सुनसान नजर आने लगी। वहाँ 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 मत रो मेरे बच्चे, अपने मम्मी पापा बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा जाने जाने हम दोनों अनाथ हो गए हैं। चुप हो जा मेरे बच्चे, हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। इतने दुखों में डूबने के बाद किसी दिन किसी तरह गुजर एक दिन। आओ काका बैठो। यह कौन है? यह ठाकुर महेंद्र है, यह तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। माफ़ करना काका, मैंने विचार शादी का भी नहीं है। देखो बेटा, शादी तो तुम्हें करनी है, आज नहीं तो कल करोगे। यदि इस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है। देखो हवेली में बहू बिना कैसी सुनने लगती है, लेकिन मुझे डर लगता है काका कि वह नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वह इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेगी। सिर्फ हाँ कह दीजिए साहब, बड़ी आशा लेकर आया हूँ। चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ कह दो बेटे, मेरी बात मान लो, ऐसी सुंदर सुशील लड़की तुम्हें ठीक है, फिर जैसी आपकी इच्छा। और फिर सुनसान हवेली में एक बार फिर शहनाई से गूंज उठी और एक बार बारात दुल्हन की डोली लेकर लौटी। क्या हवेली में रौनक आई है। तुमने सच्ची कहा था बहन, मुन्ना को भी माँ की कमी नहीं खलेगी। और सचमुच रजनी बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि उस घर में स्वर्ग बना दिया। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा अब बहुत हो गई घोड़े की सवारी। जनाब नीचे उतरिए, चलकर दूध पी लीजिए, घोड़े को भी भूख लगी होगी। हाँ हाँ भाई, घोड़ा को सचमुच भूख लग रही है, चलो दोनों साथ मिलकर खाएंगे मुन्ना। लेकिन यह कैसे खा सकता है? घोड़े के साथ एक घोड़ा तो घास खाता है, यह दूध पीता है। हाँ, इस तरह हवेली में खुशी से 4-5 वर्ष बीत गए। एक दिन, नमस्ते जीजा जी। अरे बच्चू सिंह, बहुत दिन बाद आए हो। थोड़ी देर बाद रजनी बच्चू सिंह को अपने कमरे में ले गई। दीदी, तुम इस आस्तीन के सांप को दूध पिला कर बड़ा कर रही हो। याद रखो, बड़ा होने पर पहले तुम्हें ही डसेगा। यह तुम क्या कह रहे हो? मुन्ना मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता, मुझे बहुत प्यार करता है। तुम बहुत बोली हो दीदी, बड़ा होने पर ये मालूम होगा तुम इसकी माँ नहीं हो, तो या ना तुमसे नफरत करने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वक्त रहते चेत जाओ, वरना बहुत पछताओगी। शायद तुम ठीक कहते हो। बताओ भैया क्या करूँ? बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, तुम्हें यह सिर्फ जीजाजी को किसी बहाने दूसरे गांव में ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। बच्चू सिंह को भड़काने पर रजनी ने जल्दी ही अपने प्रिय त्रिया चित्र दिखाना शुरू कर दिया। मैं इस घर में की मालकिन हूँ, मालकिन नहीं बच्चे की आया हूँ। तुम्हें मेरी कोई बात नहीं मानी, आज तक तुमने कोई बात कही नहीं जो मानी। नहीं, अब मैं कह रही हूँ कि मोहिनीपुर गांव में एक मकान बनवा लो। मुझे यहाँ का पानी रास नहीं आना, प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। देखो कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। ठीक है, हम मोहिनीपुर में एक हवेली बनवा लेते हैं, लेकिन यहाँ की जमींदारी कौन देखेगा? उसी समय बच्चू सिंह कमरे में प्रवेश किया, जो पूर्ण निर्धारित योजना से उनकी बातें सुन रहा था। उसकी चिंता आप न करिए जीजा जी, बस आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगा। और जल्दी मोहिनीपुर में हवेली तैयार होने लगी। थोड़े समय बाद मोहिनीपुर की हवेली बनकर तैयार हो गई। वाह दीदी, क्या आलीशान हवेली बनाई है जीजा जी ने। बस मेरा मन यहीं रहने का ललचा रहा है, पर मजबूरी है, मुझे जमींदार का काम देखना है। फिर भी अपना देश होता है बच्चू सिंह, यहाँ अपनापन नहीं लगता। अपने लोग जो नहीं है यहाँ, थोड़े दिन रहोगे तो सब अपने हो जाएंगे। यहाँ कम से कम शांति ये है।
लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसी हवेली में रहूँगा। हाँ, तुझे अच्छा क्यों लगेगा? तेरी नाल जो गड़ी है, कान खोल कर सुन ले, तेरे पापा वहाँ नहीं जाएंगे और न तुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। फिर हम सब अपनी नई हवेली में रहने के लगे। बच्चू सिंह पासू लौट गया। बच्चू सिंह के हाथ में जमींदारी का सारा काम आते ही पोबारा हो गई और एक आवारा किस्म का आदमी था, इसलिए गांव वाले के लोग प्रज्वलन शुरू कर दिए। ये किसके जानवर धनिया आवारा पशुओं को हमारे सारा गांव में घूम रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों घूम रहे हैं? माखन, मेरे बाड़े से ले जाकर इसे बंद कर दो। पातीराम के है मालिक। मालिक का हुक्म सुनकर मलखान जब उन जानवरों को वहाँ कर ले जाने लगा, यह तो मेरे जानवर हैं मालिक। मलखान ने कहाँ ले जा रहा है? तेरे जानवर तो क्या करें, हमारे गाँव में आए हैं। लेकिन सरकार, चारागार तो गांव के सभी जानवर चरते थे कभी, आज से नहीं चरेंगे। यह चारागार हमारा है। चारागाह में जो भी अपने जानवर चराएगा उसे टैक्स भरना पड़ेगा। यह तो अन्याय है मालिक। तुम्हारी यह ज़रूरत हमसे जमा लड़ाते हो तड़ाक, यह अन्याय है मालिक। हमें इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरी खाल में भूसा भरवा दूंगा। अगर अपने जानवर लेने हैं तो टैक्स भर के जाना। चारागार पर टैक्स लगाने की बात पोतीराम गांव वालों को बैठक बुलाई। सर, यह तो सरासर जुर्म है रघु चाचा है। पहले भी तो हमारे जानवर चारागाह में चरते थे। आज चारागाह टैक्स लगाया है, कल गांव के पोखर कर भी टैक्स लगा देगा साला। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ठाकुर का यह चाला हमारी ज़िंदगी नरक बना कर रख देगा। तुम ठीक कहते हो भैया, सांप फन उठाने से पहले ही फन को चल देना चाहिए, वरना किसी न किसी को डसेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं होने देंगे। ठीक है, हम चारागाह पर टैक्स नहीं देंगे, लेकिन प्रस्ताव लेकर वह सपोले के पास जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। और गांव वालों का प्रस्ताव लेकर पातीराम बच्चू सिंह के पास पहुंचा। कहो पातीराम, अपने जानवर लेने आए हो? हाँ, कितने रुपए लाए हो? मैं गांव वालों का प्रस्ताव लेकर आया हूँ ठाकुर साहब। गांव वालों ने फैसला किया है कि चरवाह का टैक्स नहीं देंगे। यह क्या हरामजादे टैक्स नहीं देंगे? तो क्या चरवाह उनके बाप का है जो टैक्स नहीं देंगे? ठाकुर साहब, गाली न दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। तभी तुम्हारी यह मजाल, तुम हजूम के सामने अपनी जबान चलाओ, आंखें दिखाओ। माकने पकड़ लो इन साले बदमाश को और गिरा कर 20 सेंटर इसके शरीर पर लगाओ, ताकि गांव वाले को हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने का सबक मिल जाए। इसे नेतागिरी का नाम। और अगले ही पल अब तो पता लगेगा कि हमारे सामने मुंह खोलने का क्या अंजाम होता है। सटाक सटाक सटाक। अंटर खाने के बाद पातीराम लूलुहान हो गया। बच्चू करिंद गांव के चौपाल में ले जाकर पटक दिया, और बच्चू सिंह भी था। और किसी को कुछ कहना है? नहीं सरकार, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे माई बाप हैं। पातीराम की दशा देखकर गांव वाले डर गए, वहाँ से किनारा कर गए। और कुछ देर बाद पातीराम उसी अवस्था में गिरता पड़ता घर पहुंचा। है आई, यह क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, ठाकुर से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसका नाम दिया साले ने। पातीराम की दशा देखकर उसकी प्रति चिंतित हो उठी। लेकिन तुमने किसने कहा था कि ब्रेड के छत्ते में हाथ डाले ने के लिए? गांव के और लोग क्या मर गए थे जो तुम उनके अगुआ बनकर? वे साले सब कायर निकले। फूला ने अपने पति को मरम पट्टी कर दी। और उसी रात जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, पातीराम के घर में चीखों से का शोर गूंज उठा। बचाओ बचाओ, आग आग। उसकी चीख सुनकर उसके पहले कि वे आग में झुलसते कोई यत्न कर पाते, बाहर से आती पातीराम की पत्नी बिला बिला कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर, बिलबिला कर। अब क्या होगा? मकान तो जलकर राख हो गया, हम क्या रहेंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ फूला, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है नया छप्पर डाल ले।
तभी तुमने ठाकुर से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया पातीराम भैया। मेरी मानो तो उसके पाँव पकड़ कर लो जाकर। दूसरे दिन मुझे माफ़ कर दो ठाकुर साहब, मैं गांव वालों के बहकाव में आ गया था, इसलिए आ गई अकल ठिकाने। जो हमारे दुश्मनी लेता है उसका यही असर होता है। समझा देना इन गांव वालों को। बोल क्या चाहिए तुम्हें? हमारा घर जल गया है, हम कहाँ रहेंगे सरकार? छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपया हमने कर्ज ले जाओ और अपने लिए एक झोपड़ा बनवा लो। मुनीम जी, पातीराम को 500 रुपये देकर कागज पर अंगूठा लगवा ले लो। जी अच्छा सरकार। देखो पातीराम, हमारे मालिक कितने रहम दिल है, किसी का दुख नहीं देखा जाता। यह लो रुपये और कागज पर अंगूठा लगा दो। बड़ी बेड़ी मेहरबानी सरकार की। और कुछ महीने बाद अचानक ही पातीराम एक जहरीले सांप ने काट लिया और वह मर गया। बच्चू सिंह जब उसे मरने की खबर लगी तो वह कारिंदों के साथ उस झोपड़ी पर पहुंचा। पातीराम ने हमसे 500 रुपये कर्ज लिए थे, वह तो मर गया, कर्ज कौन चुकाएगा? लेकिन सरकार, मेरे पास तो क्रियाक्रम करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। इसका क्रियाक्रम करने दीजिए, पैसे हम दे देंगे। तुम्हें यह झोपड़ी और ज़मीन छोड़नी होगी। मगर सरकार, मैं इन छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं मत जाओ, हमारी हवेली में काम धंधा कर लो, वरना तुम्हारे बच्चे को 2 वक्त का खाना मिलता रहेगा। मुनीम जी, पातीराम का क्रियाक्रम का प्रबंध कर दो। देखो फूला, हमारे मालिक कितने रहमदिल हैं, इन्हें किसी की आंसू नहीं देखे जाते। और इस तरह बच्चू सिंह गाँव वालों पर जुल्म ढाता, उन्हें लूटता, उनकी ज़मीनों को हड़पता रहता, जुल्म की तराई तराई कर उठे। गाँव वालों में एक आम सभा की। तो फिर अब क्या किया जाए? अगर किसी ने के खिलाफ उजाव उठाने की पालतू गुंडे हमारी चमड़ी उधेड़ डालेंगे और हमारे मकानों में आग लगा देंगे। अब और नहीं जुल्म सहे जाते रघु काका। एक एक करके इस ठाकुर के बच्चे ने हम सब की ज़मीनें हड़प ली, अपना गुलाम बना लिया, रख लिया। गुलामों की तरह उसके खेतों में दिन रात काम करते हैं, तब 2 वक्त का खाना मिलता है। अब कब तक ऐसा चलेगा? अब इसका एक ही उपाय है, मुझे यह खबर बड़े ठाकुर को जाकर देनी चाहिए, उनसे न्याय मांगना चाहिए। हमारे असली मालिक तो वही हैं। यही ठीक है रघु चाचा, आप मोहिनीपुर जाकर बड़े ठाकुर साहब को इन बातों से अवगत कराइए। ठीक है, अगर तुम सब लोग की यही राय है तो मैं कल सुबह ही मोहिनीपुर चला जाता हूँ। हाँ, शायद यही रात कुछ राहत मिल जाए। और दूसरे दिन, नमस्ते ठाकुर साहब। कौन? रघु चाचा, आओ, गांव में सब कुशल मंगल तो है? कुशल काहे की ठाकुर साहब? जब से आप गांव छोड़कर गए हैं सब लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। मैं उन्हीं गांव वालों की फरियाद लेकर यहाँ आया हूँ। इस जुल्म से बचाइए मालिक। हमें मालूम है रघु चाचा, तुम लोग पर जोर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन अब चिंता न करो। मुन्ना अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है, वही वहाँ का काम संभालेगा। रघु का आश्वासन पाकर गांव वाला वापस लौट गया और कुछ दिन बाद मुन्ना पढ़ाई पूरी कर घर लौटा। मुन्ना, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ासू गांव जमींदारी का काम संभालो। अगर आपकी ऐसी इच्छा है पापा, मैं गांव चला जाता हूं, लेकिन वहां पर आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मन लगेगा, लगाना पड़ेगा बेटा। वहाँ तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, वहाँ जिसके तुम अकेले वारिस हो। इसलिए जाओ और जाकर अपने माँ बाप दादा की जायदाद संभालो। ठीक है पापा, मैं चला जाऊँगा, लेकिन होशियारी से काम लेना बेटा। कंस मामा तुम्हारी घात लगाए बैठा होगा। उधर हवेली में बच्चू सिंह जिंदगी ऐसो आराम से बीत रही थी। वह अपनी पानी की जगह शराब उधेड़ रहा था, सिगरेटों की जगह नोट फूक रहा था। मालिक, सुना है इस हवेली का मालिक रहने के लिए छोटे ठाकुर आ रहे हैं। छोटे ठाकुर? तुमने कौन कह रहा था मनसुख? गांव में बड़ी जोर से चर्चा है हजूर, बड़ी इसी बात पर मेरे कान खड़े हो गए। गांव की चर्चा तो जरूर कुछ दाल में काला है। वह आएगा तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। वह किसी सूरत में यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। ख़त्म कर दो उसे। बहाना भी अच्छा होगा कि रास्ते में किसी खूंखार जंगली जानवर का शिकार हो गया। बड़ा नेक ख्याल है आपका हजूर, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
तो फिर बुलाओ आपने आज़ाद सिंह को, और बहुत दिनों से हमने उसे फौजी का निशाना नहीं देखा, देखेंगे, अभी बुला कर लाता हूँ सरकार। मनसुख ने आज़ाद सिंह को बुलाने चला गया। थोड़ी देर में मनसुख लौटा, उसके साथ आज़ाद सिंह भी था। नमस्ते सरकार, कैसे याद किया शिकारी को? आओ फौजी, आज तुम्हारा एक पिल्ले की शिकार पर जाना है। मोनीपुर ठाकुर के पागल पिल्ले को खुला छोड़ दिया है। मैं सब समझ गया हूँ मालिक, बस आप समझे, काम हो गया। हमारा काम हो जाना चाहिए फौजी, वरना तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जाओ। आज़ाद सिंह वहाँ से चला गया। और आज़ाद सिंह के जाने के बाद मलखान, आज़ादी सिंह का काम हो जाने के बाद तुम आज़ाद सिंह का आज़ाद कर देना, समझ गया हजूर, समझ गया। रघु उधर बैलगाड़ी में रेलवे स्टेशन पहुंचा। नमस्ते रघु चाचा, काफ़ी इंतजार करवाया आपने? हाँ छोटे ठाकुर, देर हो गई, लेकिन गांव में मैंने चलते चलते उड़ते उड़ते खबर सुनी थी, तुम्हारे मामा ने मरवाने के लिए फौजी को आज़ाद सिंह को भेजा है। तुम चिंता न करो चाचा, मैं पहले ही सब इंतजाम करके आया हूँ। तुम मेरे इस पुतले को गाड़ी में बैठा कर ले जाओ, मैं दूसरे रास्ते से होकर आता हूँ। वाह छोटे ठाकुर, तुमने भी क्या आला दिमाग पाया है, मान गया आपको। और उधर पुतले बैलगाड़ी में बैठा कर चल पड़ा, और दूसरे रास्ते से मुन्ना दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। और जब बैलगाड़ी जंगल से सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, वह है फौजी, देखो फौजी शिकार आ गया। हाँ देख रहा हूँ। और बैलगाड़ी करीब आने पर हे राम मार डाला, हे राम मार डाला। और अब तुम यहाँ से भाग लो फौजी, अपना काम हो गया है, मैं ज़रा उसका मातम बनाता हूँ। और जैसे ही फौजी आज़ाद वापिस ही और मुड़ा, गोली चली। और मनसुख बैलगाड़ी की तरफ, क्या हुआ रघु चाचा, यह चीख कैसी थी? लेकिन अभी वह गाड़ी पर पहुंचा था। छोटे ठाकुर, आप मर गए, यह तो पासा उल्टा पड़ गया, भाग ले मनसुख। और जैसे मनसुख भागने को हुआ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर हमसे भी गुफ्त कर लो, साथ साथ चलेंगे। और अगले ही पल, बोल बच्चू सिंह के चमचे, किसने चलाई थी मुझ पर गोली? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ छोटा ठाकुर। तो फिर दोषी कौन है? हाँ हाँ बोल कुत्ते, चुप क्यों हो गया? वो कंस मामा छोटे ठाकुर, वो मैंने बहुत मना किया उसे, आखिर वो इजाज़त तो उन्हीं की है जिस पर तुम मौज कर रहे हो। फिर भी उसने जान लेना चाहता था, लेकिन उन्हें मेरी एक नस्बानी, इसलिए मैं चुपके से आपको खबर देने चला आया था। और मेरे आने से पहले ही आज़ाद सिंह फौजी ने आप पर गोली चला दी, लेकिन आप बच कैसे गए छोटे ठाकुर? वह तो गाड़ी में लाश तेरे बाप की है, बड़ी ठेस पहुंची होगी मुझे जिंदा देख कर तेरे दिल में कमीने। मुझे माफ़ कर दो छोटे ठाकुर, एक शर्त पर तुझे माफ़ कर सकता हूँ। तुझे यह सब बात थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने कहनी होगी। ज़रूर कह दूंगा मालिक, सांच को आँच नहीं। चुप बेपैंदी के लोटे, चल कल तक तू बच्चू सिंह के गुण गाता था, आज अपने गले में फांसी के फंदे पड़ते देख उसके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, जा भाग जा यहाँ से, अगर फिर हमें इस गांव में नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनसुख सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। यह आपने क्या किया छोटे ठाकुर? आता है दुश्मन को सजा दिए बगैर छोड़ दिया। वह सीधा हवेली पहुंचकर बच्चू सिंह को तुम्हारे जिंदा होने की खबर देगा, और बच्चू सिंह मौका पाकर भाग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं रघु चाचा, उसकी मनुष्य शक्ल हमें देखने को न मिले, आखिर मामा है। लेकिन छोटे ठाकुर, कंस मामा बन जाए तो भांजे को भी कृष्ण बन जाना चाहिए। नहीं रघु चाचा, अगर कोई बेदी करता है तो उसका मतलब यह नहीं उसके साथ बेदी की जाए, उससे नेकी से भी उसका दिल बदला जा सकता है। और मनसुख हवेली में पहुंचा। आओ मनसुख, तुम भी पियो, जश्न मनाओ। उस वेले को मारने का जश्न तो ठाकुर साहब मनाने आ रहे हैं। अगर आप अपनी जान की खैर चाहते तो भाग जाइए, वरना वह आपको पुलिस के हवाले कर देगा।
क्या जिंदा है? मगर कैसे? आजाद सिंह ने गोली मारी। ठाकुर ठाकुर का पुतला था, वह यमदूत किसी भी क्षण यहाँ पहुँचने वाला होगा। मैं भी चला और ठाकुर ने जिंदा होने की खबर पाकर बच्चू सिंह तिजोरी में सामान समेटने लगा। अब जल्दी से भाग चलूं। बच्चू सिंह बस इतने दिन दाना पानी लिखा था, अब मोनीपुर से जाकर नया गुल खिलाऊंगा। और वह रघु के साथ हवेली में प्रवेश किया। लगता है सारे लोग भाग गए हैं यहाँ से। भाग जाने दो चाचा, सब अपने भाग्य का खाते हैं। इस बहाने शांति तो हुई। और मुन्ना ने गांव में जाने का जमादेर का सारा गांव संभाल लिया। गांव में जबरदस्ती छीनी हुई ज़मीनें वापस कर दी। चरगांव टैक्स खत्म कर दिया। वह लोगों के हालचाल मालूम करने के लिए खेतों पर पहुंचा। राम राम छोटे ठाकुर, धन्य भाग हमारे जो आप के दर्शन हो गए। हाँ, मालिक काफ़ी तंग कर दिया था मामा उसके चमचे हर वक्त चमड़े के हंटर लिए हमारे ऊपर खड़े रहते थे। मालिक बड़े ठाकुर साहब यहाँ से चले जाने के बाद जैसे तैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चू सिंह ने ऐसा जुल्म ढाया कि हम आह भी न कर सके। और उधर बच्चू सिंह सीधा भागकर मोहनीपुर पहुंचा। उसने अपनी बहन राजरानी को चुपके से एकांत स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। तुम घर क्यों नहीं आए? भैया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ बताने के लिए बुलाया है कि सपोला जिसके तुम दूध पिलाकर इतना सांप बना दिया, अब तुम्हें डसने के लिए यहाँ आ रहा है। लेकिन क्या? साफ साफ बताओ। सब बताऊंगा, लेकिन पहले यह दवा ले जाओ। रात को दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना। कुछ घंटों की बेहोशी हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा और फिर तसल्ली से बैठकर बताऊंगा। लेकिन भैया ये कहीं यह राजधानी की आंखों में शक की परछाई हो रही। लेकिन नहीं दीदी, जो तुम समझ रही हो यह वह नहीं है। यह सिर्फ बेहोशी की है, बेहोश होंगे। अच्छा, मैं चलूँ, फिर आऊँगा। भाई की बात सुनकर राजधानी आश्वस्त हो गई। और जब रात को, यह लीजिए दूध पीजिए। इतनी जल्दी रोज़ तो 10 बजे देती थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़रा लेटूंगी इसी बहाने, इसीलिए जल्दी ले आई। दूध पीते ही या मुझे दूध पीते चक्कर क्यों आने लगा क्या दूध में? और वह खामोशी से बुरी तरह तड़पता और तड़पते तड़पते पलंग पर गिर पड़ा। मैंने उस बेवफा से बदला लेने के लिए जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसके प्राण पैकर उड़ गए। लेकिन मरने के बाद मेरी रूह को चैन न मिला। मैंने प्रेत योनि में आ गया। प्रेत योनि में आते ही मेरी निगाह राजरानी पर पड़ी। वो आश्चर्य से मेरे शरीर की ओर देख रही थी। धोखा, बड़े भैया ने मुझे धोखा दिया। जहर को बेहोशी की दवा बताकर मेरी इनकी जान ले ली। अगले ही पल राजरानी दौड़ती नीचे आई। तब तक बच्चू सिंह भी आ गया था। तुम इतनी घबराई हो क्यों हो? तुमने तो कहा था भैया दवा पी कर बेहोश हो जाएंगे, लेकिन वे मर कैसे गए? मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन वो दोनों मुझे नहीं देख पा रहे थे। हाँ, मर गया। बहुत खटका था मेरी आंखों में। अगले ही पल, यह तुमने अच्छा नहीं किया भैया, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मैं विधवा बना दिया। मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। हाँ, किस पुलिस के हवाले करोगी बहन? मुझे अपने आप को पुलिस को क्या कहोगी? तुमने अपने पति को जहर देकर मार डाला। होश की दवा करो, चलो लाश को ठिकाने लगाओ, मेरी मदद करो। भाई की बात सुनकर राजेश्वरी थिर थाम कर वह समझ चुकी थी कि वह भाई की रचाई जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। अब उसके सामने उसकी बात मानने के लिए कोई चारा नहीं है। दोनों मेरे कमरे में आए और मैं बराबर दोनों का पीछा कर रहा था। साला मेरी जमींदारी ख़त्म करने चला था, लेकिन देखा खुद कैसे अपनी जमींदारी ख़त्म कर बैठा। और फिर बच्चू सिंह मेरी लाश को उठाकर
एक अंधी कोठरी में ले गया। इस लाश को कोठरी में इस दीवार पर खड़ा करके ईंटों से चिन्ह देता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। और फिर दोनों ने मेरी लाश को खाली स्थान पर खड़ा करके ईंटों से दीवार से चिन्ह दिया। और 3 दिन बाद कौन? मैं, गांव का प्रधान। और थोड़ी देर बाद राजा ने दरवाज़ा खोला। कहिए, किससे मिलना आपको? सुरेंद्र पाल जी से मिलना है। घर पे हैं? जी नहीं, वो तो 2 दिन से बाहर गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। और अगले दिन? क्या सामान? जल्दी करो, सब घर का सामान सब समेट लो। क्या सामान लूँ? जेवर कपड़े रख लो, बाकी सामान तुम्हारे पास है। और उसी रात इस तरह मैं दोनों मुझे कोठरी में कैद करके इस हवेली से चले गए। और मैं तब से प्रेत आत्मा बनाई गांव में भटक रहा हूँ। यह सब जानते हैं कि मैं स्वयं यह गांव छोड़कर कहीं चला गया था और आज वापस नहीं लौटा हूँ। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ मुक्ति के लिए आप मेरी अस्थि पिंजर निकाल कर मेरा विद्युत क्रियाक्रम कर दीजिए। मेरे भतीजे मेरा पिंडदान करवा दीजिए। साथ ही दोनों पापियों को सजा दिलवाना, मेरी आत्मा को शांति का उपाय कर दीजिए। आप मुझे वह जगह दिखा दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपकी इच्छा पूर्ण करके, सारे काम पूरे करके यहाँ से जाऊँगा। फिर सुरेंद्र सिंह केशव पंडित को वह जगह दिखाकर चल गया। आओ मेरे साथ चलिए। दूसरे दिन केशव पंडित गांव के प्रधान को बुलवाया। कहिए केशव पंडित, आपने सुबह सुबह हमारी क्या जरूरत पड़ी? आप अपने किसी आदमी को पड़ासू गांव भेजकर सुरेंद्र सिंह के भतीजे को बुला दीजिए। मैं इस हवेली में कैद उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। सुरेंद्र सिंह की आत्मा? हाँ प्रधान जी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह की पत्नी और साले ने उसकी हत्या करके लाश ऊपर वाली कोठरी की दीवार में चिन्ह दी थी। ये सारी बातें आपको कैसे मालूम हुई? आप तो पहली बार गांव आए हैं। ये सारी बातें कल सुरेंद्र सिंह की आत्मा ने मुझे बताई थी प्रधान जी। वहां से चले जाने के बाद केशव पंडित इलाका पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को भी वहां बुला लिया। उस दिन गांव में सुरेंद्र का भतीजा भी वहां पहुंचा। नमस्ते प्रधान जी, अचानक मुझे कैसे याद किया? यह केशव पंडित छोटे ठाकुर, यह तुम्हारे चाचा जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या? चाचा जी का पता चल गया? कहाँ है? हाँ, पता चल गया है। तुम्हारे चाचा जी मामा बच्चू सिंह ने मिलकर, चाची और बच्चू सिंह ने मिलकर हत्या कर दी और कोठरी की दीवार में चिनी हुई लाश है। इसलिए आपको बुलाया है ताकि आप विधिवत क्रियाक्रम कर सके। ऐसा मैं तो आज तक इसी धोखे में था कि वह घर छोड़कर चले गए। जब पुलिस ने जाकर कोठरी की दीवार गिराना शुरू किया, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर। यह एकाक अंधेरा कैसे? ज़रा रोशनी करवाइए। अरे कोई मोमबत्ती जला कर लाना भाई। और जब कोठरी में मोमबत्ती जलाई गई तो सब लोग बैग से चीख उठे। भूत! यह तो नरकंकाल है। निश्चिंत यह नरकंकाल सुरेंद्र सिंह का होगा। और नरकंकाल कोठरी से बाहर निकाला गया। यहाँ केशव पंडित, यह मेरे चाचा सुरेंद्र सिंह का नरकंकाल है। उसकी अंगूठी और सोने की जंजीर को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुकाराम जी, यह नरकंकाल को सील मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। और सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद थैंक यू मिस्टर केशव पंडित, आपने यहाँ आकर एक हत्या की गुत्थी सुलझा दी, वरना इस हत्या कभी किसी को पता न चलता। यह पहली तो सुरेंद्र सिंह ने सुलझाई है, लेकिन कातिलों को सजा दिलवाना अब आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। दूसरे दिन कंकाल को विधिवत क्रियाक्रम हेतु शमशान घाट ले जाया गया। सभी पुलिस राजधानी से बच्चू सिंह को गिरफ्तार कर लाई। मुझे माफ़ कर दो मुन्ना, मैं इस राक्षस की बातों में आकर अपना सर्वनाश कर बैठी। माफ़ी तो
माफ़ी तो मरने के बाद ऊपर पापा से मांगना। तुम्हारे गुनाह किया है, कानून तुम्हें उसकी सज़ा देगा, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। तभी पकड़ो पकड़ो, वह चिता में कूद गई। मम्मी, दीदी, यह तुमने क्या किया? पापी तो मैं था और सज़ा, चलो अच्छा हुआ उसने अपने पाप का प्रायश्चित यही किया। सुरेंद्र सिंह की आत्मा अब शांति पा जाएगी। और दूसरे दिन केशव पंडित सलानी के साथ वहाँ से जाने लगा। तुम आज ही चले जाओगे केशव पंडित? कुछ दिन तक नहीं रुकोगे हमारे साथ? प्रोफेसर साहब ने कोई किसी के साथ आया है और न किसी के जाएगा। कोई प्रेत योनि भटकती पंडित की आत्मा केशव पंडित को पुकारती है तो वह स्वयं ही मेरे वहाँ पहुँचने का रास्ता बना देती है। आप लोगों का भी साथ सुरेंद्र सिंह की भटकती हुई आत्मा से मुक्ति पा गई। केशव पंडित का काम खत्म हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। गांव के लोग जब केशव पंडित के जाने का पता चला तो सारा गांव उड़ पड़ा देखने के लिए। वह देखो, केशव पंडित जा रहा है। केशव पंडित गांव की चौपाल से होकर गुजरा। गांव के लोगों ने आपके कभी नहीं भूल पाएंगे केशव पंडित भूलने की चीज़ नहीं है प्रधान जी। के करिश्मा भूत दिखाते हैं, नाम होता है केशव पंडित का, लेकिन वह निडर साहसी, वह भूतों की दुनिया में आम इंसानों की तरह घूमता, इसलिए केशव पंडित कहलाता। हमारे गांव में प्रेत आत्मा मुक्त दिलाकर हमने आप लोगों ने बहुत उपकार किया है। मैंने कोई उपकार नहीं किया सरपंच जी, यह तो होनी थी। अब कोई भूतिया गाड़ी इस गांव में रात से नहीं आएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। क्या पता कोई प्रेतात्मा अपनी मुक्ति के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। नमस्ते जी। समाप्त दोस्तों।